हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, आज का हमारा लेक्चर होगा कॉर्निया। तो आज हम करेंगे कॉर्निया कि कॉर्निया हमारी आई में क्या स्ट्रक्चर है, क्या है कॉर्निया। तो सबसे पहले क्या है इसमें, व्हाट इज कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया कि कॉर्निया होता क्या है आई में। तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज कॉर्निया कि कॉर्निया होता क्या है हमारी आई में। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर किसका आ गया, आउटर फाइबर लेयर ऑफ द आई बॉल। आउटर फाइबर ऑफ द आई बॉल में एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्निया। कितना एरिया में होता है, 1/6 एरिया। ठीक है, तो अगर हम ये व्यू अपनी आई में देखें, ठीक है, तो ये व्यू इस वे में क्या होगी, ये आपकी कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निया कैसा स्ट्रक्चर होता है, नंबर 1 पॉइंट, द कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट एंड ए वेस्कुलर वॉच लाइक स्ट्रक्चर विद ए स्मूथ शाइनिंग सरफेस। तो कैसा स्ट्रक्चर है ये, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। कॉर्निया हमारी आई में कोई कलर वाला पॉइंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। जिसमें कलर होते हैं वो किसके कलर आ जाते हैं, कलर आइरिस के आते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है एंड ए वेस्कुलर यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, वॉच लाइक, जिस तरीके से आपकी वॉच होती है, हैंड वॉच होती है, उसका जो ग्लास होता है वो कैसा होता है, एक गोल सर्कल में होता है। ठीक है, तो एक वॉच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉर्निया कैसा आ गया, वॉच लाइक स्ट्रक्चर है विद अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस। ये स्मूथ भी है और शाइनिंग सरफेस में प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, इट फ्रॉम एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आउटर फाइबर कॉर्ड ऑफ द आई बॉल। तो आउटर फाइबर लेयर, आई बॉल की फर्स्ट लेयर है आउटर फाइबर लेयर, उसके एंटीरियर में क्या प्रेजेंट हो जाता है, एंटीरियर में, ये एरिया इसका एंटीरियर आ गया है। इसमें 1/6 पार्ट ऑफ आउटर फाइबर लेयर यानी कि या तो आप कॉर्ड बोल लीजिए इसको या फिर लेयर बोल लीजिए, एक ही बात है। तो लेयर ऑफ द आई बॉल, आउटर फाइबर लेयर के 1/6 पार्ट में कॉर्निया प्रेजेंट होता है। तो फिर इसमें थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, कॉर्निया इज द मोस्ट रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई। कॉर्निया क्या है, रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई, मोस्ट रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। कॉर्निया हमारा कैसे हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो जो भी रेज जा रही है हमारी आई में एंटर होकर इससे जाती है। इट इज करेक्टराइज बाय द हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो ये करेक्टराइज क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो कॉर्निया फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है इसका, द ट्रांसपेरेंसी डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर, द रेगुलेरिटी ऑफ एंटीरियर एपिथेलियम सरफेस। तो ट्रांसपेरेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी डिपेंड कर रहा है रेगुलरिटी ऑफ एंटीरियर एपिथेलियम सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड ओवरलाइंग द टीयर the regular organization stromal and collagen of cells and avascular nature of the cornea। तो हमारा कॉर्निया कैसा है, avascular nature of the cornea। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, द कॉर्निया इज द बॉर्डर एंटीरियरली बाय द प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म। तो कॉर्निया बॉर्डर्ड कहाँ हो रहा है, प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म एंड पोस्टीरियरली बाय द एंटीरियर चैम्बर। अब ये डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर ये आपका क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया से पहले यहाँ पर क्या आ जाती है, टीयर फिल्म। ठीक है, उसके बाद ये वाला चैम्बर, जब यहाँ पर आइरिस बन जाएगा, ये देखिए आप, तो ये एरिया आपका क्या आ गया, ये एरिया एंटीरियर चैम्बर और ये लेंस और आइरिस के बीच का स्पेस क्या कहला रहा है, पोस्टीरियर चैम्बर। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, द कॉर्निया इज द बॉर्डर एंटीरियरली बाय द प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म। कॉर्निया से पहले क्या आ रही है, टीयर फिल्म एंड, क्योंकि वहाँ क्या कहते हैं, प्री कॉर्नियल, कॉर्निया से पहले क्या है, टीयर फिल्म, और पोस्टीरियरली कॉर्निया के बैक में क्या आ गई, पोस्टीरियर एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, द पेरीफेरी कॉर्निया मर्ज। अब पेरीफेरी कॉर्निया, कॉर्निया का पेरीफेरी स्ट्रक्चर ये वाला आ गया। ठीक है, ये तो ये मर्ज क्या करता है, कंजक्टाइवा
ये यहाँ पर ये एरिया कंजक्टाइवा, तो कंजक्टाइवा आ गई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मर्ज किसने किया, कंजक्टाइवा ने। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अभी प्री कॉर्नियल हटा देते हैं, तो ये यहाँ पर मर्ज हो गया इस पॉइंट पेरिफेरी पर, क्या, कंजक्टाइवा एंड इपिस्क्लेरा, ये स्क्लेरा का पॉइंट आ गया, तो इपिस्क्लेरा एंड द लिम्बस, ये पॉइंट क्या आ गई, लिम्बस की। तो इस तरीके से ये मर्ज हो जाता है, यानी कि जो आपका मार्जिन पोर्शन है इसका, ये कैसे हो गया, पेरिफेरी कॉर्निया मर्ज विद द कंजक्टाइवा, इपिस्क्लेरा एंड स्क्लेरा एट द लिम्बस। यहाँ भी देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये कॉर्निया का डायग्राम, तो ये क्या है, कॉर्निया। अब ये पेरिफेरी स्ट्रक्चर क्या आ गया, कंजक्टाइवा, ठीक। अब ये किसका भी था, कंजक्टाइवा एट द लिम्बस, ठीक है। इस तरीके से इसका डेफिनेशन प्रेजेंट है। तो आगे हम अब इसमें डायमेंशन करेंगे कॉर्निया में। डायमेंशन, ठीक है। तो अब हम डायमेंशन देखेंगे कॉर्निया का क्या होता है। तो अब हम इसमें डायमेंशन कर रहे हैं कि डायमेंशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट डायमेंशन का, कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज इलिप्टिकल विद एन एवरेज। तो इसका जो इंटीरियर सरफेस आया है कॉर्निया का, वो कैसा है, इलिप्टिकल विद एन एवरेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर, कितना होगा, 11.75 mm, एंड वर्टिकल डायमीटर कितना होगा, 11 mm, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पहले देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में कैसे आ रहा है ये, हॉरिजॉन्टल डायमीटर 11.75 mm एंड वर्टिकल डायमीटर 11 mm। तो देखिए हमारा पॉइंट नंबर 1 अभी क्या कह रहा है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज इलिप्टिकल। कॉर्निया कैसा है, इलिप्टिकल, यानी कि ये एरिया आप देख रहे हैं इस शेप में, ये इलिप्टिकल एरिया है, ठीक है। इस इलिप्टिकल विद एवरेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तब हम इसमें हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखते हैं कि साइड व्यू, ये हमारा डायग्राम कॉर्निया का साइड व्यू आ गया है, एंड ये फ्रंट व्यू, एंड ये सरफेस मैंने आपको शो कराई इस डायग्राम में, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एंटी यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्रंट व्यू में शो कराएंगे कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना होता है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है डायग्राम, इसमें ये व्यू, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना आ गया, 11.75 mm, ठीक है। ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अब हम देखते हैं साइड व्यू डायग्राम में कि फ्रंट साइड व्यू में कि इसका जो हॉरिजॉन्टल इतना था और वर्टिकल डायमीटर कितना रहता है। तो वर्टिकल कितना होगा इसमें, 11 mm। तो ये आ गई वर्टिकल, ठीक है। अगर आप यहीं देखें तो यहाँ देख लीजिए, वर्टिकल डायमीटर कितना आ गया, 11 mm। तो यहाँ पर जो आया ये, तो यहाँ पर ये 11.75 mm हॉरिजॉन्टल आया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, एंड 11 mm वर्टिकल, वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या, पोस्टीरियर सरफेस। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज सर्कुलर। पोस्टीरियर सरफेस ये एंटीरियर सरफेस थी, इसमें हमने अभी देखा कि हॉरिजॉन्टल इतना है और वर्टिकल इतना है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज सर्कुलर एरिया विद एन एवरेज डायमीटर कितना है, 11.5 mm। तो हम ये चीज साइड व्यू डायग्राम में देखते हैं, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक, ये कॉर्निया की पोस्टीरियर सरफेस, तो इसमें कितना आ गया इसका साइड व्यू, 11.5 mm, ठीक है, ये 11.5 mm, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इसमें आ गई 11.5 mm और ये आ गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अब हम इसमें करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थिकनेस ऑफ द कॉर्निया इज द सेंटर इज अबाउट
थिकनेस ऑफ द कॉर्निया सेंटर इज अबाउट 0.52 mm। तो अब हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे इसको, कॉर्निया को। तो इस डायग्राम में क्या है कॉर्निया का सेंटर थिकनेस, उसने कहा कि सेंटर थिकनेस कितना है, ये आपका क्या आ गया कॉर्निया का सेंटर एरिया कितना आ गया 0.52 mm, ठीक है, सेंटर से सेंटर थिकनेस। अब वो कह रहा है पेरिफेरी, पेरिफेरी यानी कि मार्जिन पोर्शन, ये एरिया आ गया पेरिफेरी में, ठीक है। तो वाइड यानी कि जबकि एट द पेरिफेरी मार्जिन पोर्शन किनारा यानी कि इट इज कितना आया 0.67 mm, तो 0.67 mm, ठीक है। तो आइए अब हम इसमें 4 पॉइंट कर रहे हैं। 4 पॉइंट में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर द सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से कितना है 5 mm। तो अब हम इसी डायग्राम का यूज कर लेते हैं सेंटर से। तो एंटीरियर सरफेस है, तो सेंटर में कितनी आ गई इसकी, सेंटर में सेंटर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 5 mm, ठीक है। तो सेंटर में कितना आया रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 mm। एरिया ऑफ द कॉर्निया फ्रॉम पावरफुल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द आई, कितना पावरफुल है 5 mm रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से। लेकिन अगर हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रल पार्ट का देखते हैं तो कॉर्निया में कितना आता है एंटीरियर, ठीक है। तो ये सरफेसेस कौन सी है एंटीरियर है, तो एंटीरियर में कितना आता है कॉर्निया का रेडियस ऑफ कर्वेचर 7.8 mm, एंड पोस्टीरियर कितना आता है 6.5 mm। तो ये था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वही है यहाँ कह रहा है द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया 7.8 mm, यानी कि एंटीरियर में, एंड पोस्टीरियर में 6.5 mm। तो अब हम इसमें 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट हमारा क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज अबाउट कितना है रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया की +48 डायप्टर, ठीक है। तो ये 48 डायप्टर रिफ्रैक्टिव पावर किसकी आ गई एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम देखिए आप, ये एंटीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस का कितना कह रहा है +48 डायप्टर, और जबकि वो कह रहा है डेट ऑफ इट्स पोस्टीरियर सरफेस इज अबाउट कितना -5 डायप्टर, तो माइनस कितना 5 डायप्टर। अब +48 से 8 डायप्टर से आप -5 कर देंगे तो कितना रह जाएगा +43 डायप्टर, ठीक है। तो ये रह गया +43 डायप्टर। तो अब हमने बाद में आगे क्या कहा, दस द नेट रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया इज अबाउट +43 डायप्टर। तब हमारा 43 डायप्टर रह जाता है, यानी कि +48 डायप्टर से आपने -5 यानी कि एंटीरियर सरफेस से हम पोस्टीरियर पावर सरफेस को माइनस कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाता है +43 डायप्टर। अब आगे क्या है इसमें, विच इज देयर फोर्थ ऑफ द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई। टोटल आई की रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है 60 डायप्टर, ठीक है, 60 डायप्टर होती है। लेकिन यहाँ पर देयर यानी कि यहाँ पर 3/4 का पार्ट क्या है, यहाँ पर 3/4 का क्या एरिया आ गया यहाँ पर, यानी कि अगर इसमें से +60 डायप्टर से आप +60 डायप्टर से यहाँ पर प्लस के 43 डायप्टर अगर हमने इस पॉइंट से निकाल दिया, ठीक है, हमने यहाँ से इसको इतनी पावर को निकाल दें अगर, तो कितनी रह जाती है +60 में से आप +43 डायप्टर को निकाल दीजिए तो कितना एरिया रह जाएगा, कितना रिफ्रैक्टिव पावर, यानी कि 3/4 रह जाएगा फिर इसमें, ठीक है। तब इसका इतना रह जाता है 3/4 पार्ट। तो लास्ट इसमें डायमेंशन में 6 पॉइंट क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्निया इज कितना होगा 1। तो इसमें हम आगे करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया।
हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया। तो हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया में यानी कि हमारा जो कॉर्निया है वो कितनी लेयर्स से मिलकर बना होता है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया, द कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर। हमारा जो कॉर्निया है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है और कितने लेयर से मिलकर बना होता है, 6 लेयर्स। फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर दीज आर इपिथेलियम, नंबर 1 लेयर कौन सी आ जाती है, इपिथेलियम। सेकेंड लेयर बुमेन्स मेम्ब्रेन एंड थर्ड लेयर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हम सबस्टेंशिया प्रोप्रिया भी बोल सकते हैं। एंड 4 लेयर द्वास लेयर और 5th लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन और 6th लेयर एंडोथीलियम। ठीक है, तो हमारा कॉर्निया 6 लेयर से मिलकर बना होता है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर एंटीरियर टू पोस्टीरियर। फर्स्ट इपिथेलियम, बुमेन्स मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड dual layers and the basement membrane and endothelium। तो ये यहाँ पर हमारा आ गया कॉर्निया का डायग्राम, यानी कि हिस्टोलॉजी कॉर्निया यानी कि लेयर्स। ठीक है, तो लेयर कितनी थी हमारे पास, फर्स्ट इपिथेलियम, सेकेंड बुमेन्स मेम्ब्रेन, थर्ड स्ट्रोमा और ये यहाँ पर लास्ट देख रहे हैं ये द्वास लेयर है एंड ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ये लास्ट एंडोथीलियम। तो कॉर्निया की 6 लेयर प्रेजेंट होती है। उसमें फर्स्ट हम करेंगे इपिथेलियम। ठीक है, तो फर्स्ट वहाँ ये शो हो रही है ऊपर डायग्राम में, आप देख रहे हैं इपिथेलियम लेयर। ये यहाँ पर ये एरिया आपका इपिथेलियम का आ गया है। एंड इपिथेलियम लेयर्स को हम थ्योरी में थोड़ा देख लेते हैं। तो थ्योरी में हमें क्या कहता है, इपिथेलियम लेयर, कॉर्निया इपिथेलियम इज ऑफ स्ट्रेटिफाइड। कॉर्निया इपिथेलियम इज ऑफ स्ट्रेटिफाइड। कॉर्निया का जो स्ट्रेटिफाइड कॉर्निया हमारी प्रेजेंट है, कैसे है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टाइप, स्ट्रेटिफाइड squamous type of cells and become continue with the epithelium of the bulbar conjunctiva at the limbus। तो हमारा जो इपिथेलियम लेयर है कॉर्निया की वो कहाँ पर कॉन्टिन्यू रहती है, इपिथेलियम लेयर कॉन्टिन्यू रहेगी बल्बर कंजक्टाइवा एंड एट द लिम्बस पॉइंट पर। ठीक है, एट द लिम्बस पॉइंट पर। तो बल्बर कंजक्टाइवा कहाँ पर होता है आपका, बल्बर का यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में है, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये देखिए आप यहाँ, ये आपका कॉर्निया आ गया। ठीक, उसने कहा बल्बर कंजक्टाइवा। ठीक, जब हम यहाँ पर बल्बर कंजक्टाइवा बनाएंगे ये देखिए, तो ये पॉइंट किसका आया, बल्बर कंजक्टाइवा का। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा किसका आ गया, बल्बर कंजक्टाइवा का। और उसने कहा लिम्बस पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा किसका है, लिम्बस का। तो कॉन्टिन्यू इपिथेलियम लेयर फर्स्ट है, तो ये आपकी इपिथेलियम लेयर आ गई यहाँ पर। तो इपिथेलियम लेयर कहाँ पर कॉन्टिन्यू हो रहा है, लिम्बस और बल्बर कंजक्टाइवा पर। और हमारा जो इपिथेलियम है वो कैसी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टाइप ऑफ सेल्स बिकम कॉन्टिन्यू विद द इपिथेलियम ऑफ द बल्बर कंजक्टाइवा एट द लिम्बस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इट इज अबाउट 50 to 90 mm थिक। तो इसका जो थिकनेस आया है माइक्रोमीटर, म्यूएम का मतलब माइक्रोमीटर, इसकी जो थिकनेस आई है वो कितनी आई है, 50 to 90 mm थिक रहती है। कौन सी लेयर, हमारी इपिथेलियम लेयर। ये आप देख रहे हैं ऊपर इपिथेलियम लेयर। ठीक है, तो ये हमारी इपिथेलियम लेयर थिक रहती है 50 to 90 mm, 90 mm थिक एंड कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 लेयर। तो कंसिस्ट हो रही है कितने लेयर में, 5 to 6 लेयर में। किस तरीके से कंसिस्ट हो रही है, 5 to 6 लेयर एंड ऑफ सेल्स। डीपेस्ट बेसल लेयर इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमिनर सेल्स। तो डीपेस्ट बेसल लेयर कौन से है, कॉल्यूमिनर सेल्स। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम अलग से ड्रॉ कर लिया है, उसमें यानी कि इपिथेलियम लेयर ऑफ इपिथेलियम। ठीक है, कॉर्निया की इपिथेलियम लेयर के लिए मैंने यहाँ पर हल्का सा ये डायग्राम ड्रॉ किया है, ये देख सकते हैं आप थ्योरी के साथ। उसने कहा मेड अप ऑफ कॉल्यूमिनर सेल्स, तो हमारी ये कॉल्यूमिनर सेल्स बन गई है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये कॉल्यूमिनर सेल्स आ गई इसमें, तो मेड अप हुआ कॉल्यूमिनर सेल्स से। ठीक, उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट 2 to 3 लेयर ऑफ विंग सेल्स। ठीक है,
2 से 3 लेयर्स कितनी है विंग सेल्स, 2 से 3, 1 2 3 यानी कि ये विंग सेल्स आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद वो आपको क्या कहता है, विंग सेल्स या फिर अम्ब्रेला सेल्स जिसको बोलते हैं। एंड द मोस्ट सुपरफिशियल 2 लेयर ऑफ फ्लैटनेट सेल्स, यानी कि 2 लेयर उसने कहा फ्लैटनेट सेल्स, तो ये स्ट्रक्चर आ गया आपका फ्लैटनेट सेल्स का। तो ये स्ट्रक्चर फ्लैटनेट सेल्स, विंग सेल्स एंड कॉल्यूमिनर सेल्स। लास्ट इसमें सेकंड आ जाएगी वुमेन्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसने यहाँ पर इट इज एस्टिमेटेड का मतलब अनुमान लगा सकते हैं आप, दैट द एंटायर इपिथेलियम इज रिप्लेस्ड इन द पीरियड्स ऑफ 6 to 8 days, ठीक है। तो इपिथेलियम हमारा रिप्लेस्ड हो जाता है इतने डेज में, 6 to 8 days में। द एंटीरियर सेल वॉल ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स हैज मैनी ईच, कितना mm की है, 0.5 mm इन हाइट आ रही है इसकी, ठीक है। एंड which play an important role in the tear film stability, तो ये important role क्या करती है इपिथेलियम, टीयर फिल्म स्टेबिलिटी, यानी कि टीयर्स को स्थिर रखती है, स्टेबिलिटी रखने का वर्क भी आपका इपिथेलियम कर रही है, ठीक है। तो इपिथेलियम लेयर्स का ये वर्क है। तो ये कम था हमारा इपिथेलियम वर्क आगे लेयर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर यानी कि वुमेन्स मेम्ब्रेन। देखिए सेकेंड लेयर वुमेन्स मेम्ब्रेन, नंबर 2 लेयर, ठीक है। अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो ये गैप आ रहा है इपिथेलियम के नीचे, ये वुमेन्स मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हम वुमेन्स मेम्ब्रेन करेंगे। वुमेन्स मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया, वुमेन्स मेम्ब्रेन इज थिन, वुमेन्स मेम्ब्रेन क्या है, थिन है, ठीक है। तो थिन एरिया, डेलिकेट यानी कि स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है ये लेयर्स। एंड नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड कंपोज्ड ऑफ कोलेजन, तो ये कंपोज्ड कैसे हो रही है, कोलेजन फाइबर्स से। एंड कोलेजन फाइबर्स अंडरलाइन द इपिथेलियम, तो आप खुद भी देख रहे हैं डायग्राम में अंडरलाइन किसके रहती है, इपिथेलियम की। तो अंडरलाइन द इपिथेलियम, इट इज अबाउट, इसका जो थिकनेस है वो कितना है, 8 to 40 μm, यानी कि 8 से 14 μm माइक्रोमीटर इन थिकनेस। एंड बाइंड्स, कहाँ पे बाइंड्स हो रही है, बाइंड्स द कॉर्निया स्ट्रोमा एंटीरियरली विद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द इपिथेलियम। आप खुद डायग्राम में देख सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके है, इपिथेलियम के बेस में आ रही है, ठीक है। एंड एंटीरियर क्या आ रहा है, स्ट्रोमा के एंटीरियर में ये प्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट आगे, it is show considerable, it is resistance to the infection and injury, but once destroyed it is does not resonate, यानी कि ये रेसिस्टेंस करती है किस चीज का, इन्फेक्शन का एंड इंजरी का, ठीक है। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कर रही है किस चीज का, इन्फेक्शन एंड इंजरी, बट वंस destroyed it does not resonate, यानी कि अगर ये एक बार डिस्ट्रॉयड हो गई इन्फेक्शन या इंजरी के कारण से, तो ये क्या होगा, डज नॉट रिजनेट, ये रिजनेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिजनेट यानी कि दोबारा रिजनेट नहीं हो पाएगी। और दिस इज लेयर इज स्मूथ, सेकेंड ये क्या कहता है, यह लेयर आपकी कैसी है, स्मूथ है। बेस फॉर द इपिथेलियम, किसके बेस में आ रही है, इपिथेलियम के बेस में आ रही है। और यूनिफॉर्मिलिटी डज द हेल्प इन रिफ्रैक्शन, तो ये हेल्प किस में करती है आपको, रिफ्रैक्शन में। जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं तो उसमें भी ये हमें हेल्प कर पाती है, ठीक है। इसी के कारण से हम रिफ्रैक्शन कर पाते हैं वुमेन्स मेम्ब्रेन के कारण, तो ये हमें रिफ्रैक्शन में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें लेयर आपकी स्ट्रोमा। थर्ड लेयर हमारी आएगी स्ट्रोमा। और इसमें एक वर्ड हो रहा है ये यूनिफॉर्मिलिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिलिटी यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म यानी कि एक समान होता है, यानी कि कोई भी अगर आप देख रहे हैं यहाँ इपिथेलियम वुमेन्स मेम्ब्रेन को, ये एक समान बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये
कोई रूट्स ले लीजिए कि ये कोई रूट है, यहाँ पर रूट था, यहाँ पर कोई एक होल हो गया है, यहाँ पर फिर रूट आ गया, फिर होल हो गया, तो एक उबड़ खबड़ रास्ता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बुमेंस मेम्ब्रेन एक यूनिफॉर्म में है जो कि हेल्प करती है रिफ्रैक्शन में। तो नेक्स्ट लेयर हमारी आती है इसमें स्ट्रोमा। थर्ड लेयर है कॉर्निया की स्ट्रोमा, और अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपका डायग्राम आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये लेयर आपकी स्ट्रोमा आ जाती है, ठीक है। तो स्ट्रोमा लेयर्स में देखते हैं, स्ट्रोमा को हम सबटेंसिव प्रोप्रिया भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रोमा में दिस लेयर इज अबाउट 0.5 mm इन थिकनेस। तो इसकी जो थिकनेस है स्ट्रोमा लेयर की वो कितनी रह जाती है, 0.5 mm इन थिकनेस, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द कॉर्निया। तो ये कॉन्स्टिट्यूट्स कैसे हो रही है, मोड्स ऑफ द कॉर्निया। तो इसमें दिस लेयर इज अबाउट 0.5 mm इन थिकनेस एंड कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द कॉर्निया, टोटल 90% थिकनेस। तो स्ट्रोमा की कॉर्निया के अंदर स्ट्रोमा लेयर जो है थर्ड लेयर, तो उसकी टोटल थिकनेस कितना होता है, 90% टोटल थिकनेस, और इट इज कंसिस्ट इज कोलेजन फिब्रिलिस। तो ये किससे, कोलेजन फिब्रिलिस से कंसिस्ट होता है, एंड लैमेली एंड द सेल्स। दिस आर ग्राउंड बाय म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में देखिए, दिस आर ग्राउंड, ये आपकी थ्योरी क्या कहती है, दिस आर ग्राउंड बाय म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्राउंड सब्सटेंसिया प्रोप्रिया। तो यानी कि सब्सटेंसिया प्रोप्रिया हम किसको बोल रहे हैं, स्ट्रोमा लेयर को। और स्ट्रोमा लेयर की जो ग्राउंड एरिया देख रहे हैं, इसमें एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड द्रव्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या कहते हैं, द लैमेली आर अरेंज्ड इन ईच लेयर। तो ये लैमेली कैसे, यानी कि जो लेयर्स हैं ये किस तरीके से बनी हुई है, मैनी लेयर्स से, अरेंज इन मैनी लेयर, 200 से 250 इतनी लेयर्स से मिलकर ये बनी होती है। इन ईच लेयर द लैमेली आर ऑफ द 1/3 पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा आर नॉट ओनली पैरेलल। तो 1/3 पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा आर ओनली पैरेलल टू ईच द अदर, बट आल्सो द कॉर्नियल प्लेन। लेकिन आल्सो कॉर्नियल कैसा है, प्लेन, बट एंड बिकम कॉन्टिन्यूअस रहता है कहाँ, विद द स्क्लेरल लैमेली। यानी कि कॉन्टिन्यू कहाँ रहता है स्ट्रोमा, स्क्लेरल लैमेली में, एट द लिम्बस पॉइंट पर, ठीक है। तो एट द लिम्बस पॉइंट तक ये कॉन्टिन्यू रहता है। देन द पोस्टीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स। तो स्ट्रोमा लेयर में पोस्टीरियर एरिया 2/3 ऑफ द स्ट्रोमा सेल्स कलेक्ट करता है किस चीज को, कैरेटोसाइट्स को और फिब्रोब्लास्ट को, एंड द कॉर्नियल कैरेटोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स। तो कैरेटोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स कितना होता है, 2 to 4% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रोमा इन ह्यूमन में। द कैरेटोसाइट्स आर फिब्रोब्लास्ट विच आर फाउंड थ्रू आउट द स्ट्रोमा। ऑल द ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एट द लिम्बस। तो इसकी जहां पर कॉर्निया कैसा है, कॉर्निया हमारा एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो कॉर्निया में जो ब्लड बोलते हैं, तो वो ब्लड कहाँ आ रहा है, लिम्बस पॉइंट पर। द नॉर्मल स्ट्रोमा इज टोटली एवेस्कुलर। हमारा स्ट्रोमा लेयर टोटली कैसा है, एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। फोर्थ लेयर की बात करेंगे हम इसमें, द्वाज लेयर। तो फोर्थ लेयर आ जाती है इसमें द्वाज लेयर। द्वाज लेयर आप डायग्राम में आप देखें, ये आप लास्ट देख रहे हैं, ये लेयर आपकी द्वाज लेयर है, ठीक है। ये उसके बाद बेसिमेंट हो जाएगी, फिर एंडोथीलियम आ जाएगी। तो द्वाज लेयर किस टाइप से कैसी है, तो द्वाज लेयर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द्वाज लेयर, अकॉर्डिंग टू ए 2013 पेपर बाय हरमिंदर सिंह द्वाज। इसको किसने प्रेजेंट किया, इसकी जो रिसर्च की हरमिंदर सिंह द्वाज ने की। ग्रुप एट द यूनिवर्सिटी, तो ग्रुप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द नथिंगम। तो नथिंगम से है, इज अ लेयर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की लेयर। इट इज ए सेलुलर, तो इट इज ए कैसी है, सेलुलर है,
एंड ए सेलुलर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो इसमें ए सेलुलर स्ट्रक्चर इट इज, यानी कि इसमें कोई ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इट इज हाइपोथेटिकली 15 माइक्रोमीटर। इसका जो हाइपोथेटिकली है वो कितना है, 15 माइक्रोमीटर की है, और मिलियंस कितना आता है, 0.59 इतना इसका थिकनेस रहता है, 15 माइक्रोमीटर्स। एंड द फोर्थ क्वार्टर लेयर, इसको आप क्वार्टर लेयर भी बोल सकते हैं, एंड ये फोर्थ नंबर पर आ रही है कॉर्निया में, इसलिए फोर्थ क्वार्टर लेयर इसको हम बोल रहे हैं। लेयर आर लोकेटेड बिटवीन द कॉर्निया, किसके बीच में, स्ट्रोमा एंड डेसिमेंट मेम्ब्रेन। तो किसके बीच में द्वार लेयर आ जाती है, स्ट्रोमा एंड डेसिमेंट मेम्ब्रेन। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रीवियस टू एयर। तो कैसी है ये लेयर आपकी, वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर है एंड इम्प्रीवियस टू एयर, इस टाइप की आपका द्वाज लेयर है, ठीक है। तो द्वाज लेयर किस टाइप से होती है, डायग्राम में देखिए किस किस के बीच आई हुई है द्वाज लेयर आपकी, स्ट्रोमा एंड नीचे क्या गया इसका, डेसिमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बीच में आ जाती है द्वाज लेयर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डेसिमेंट मेम्ब्रेन पर। तो हम अब इसमें करते हैं डेसिमेंट मेम्ब्रेन, फिफ्थ लेयर है डेसिमेंट मेम्ब्रेन। तो फिफ्थ लेयर ऑफ कॉर्निया में डेसिमेंट मेम्ब्रेन डायग्राम में देखिए आप, ये डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम में ये द्वाज के नीचे वाला ये जो गैप आ रहा है ये आपका डेसिमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डेसिमेंट मेम्ब्रेन में थ्योरी में देखते हैं क्या कहती है थ्योरी। डेसिमेंट मेम्ब्रेन इट इज स्ट्रॉन्ग, डेसिमेंट मेम्ब्रेन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, होमोजीनियस लेयर विच बाइंड्स, कहाँ पे बाइंड्स हो रही है, द द्वाज पोस्टीरियरली। आप खुद भी देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपकी कैसी होगी, ये यहाँ पर द्वाज आ गई, उसके नीचे क्या आ रही है, डेसिमेंट मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ पर बाइंड्स हो रही है, द्वाज के पोस्टीरियरली में, ठीक है, नीचे। तो पोस्टीरियरली एंड इट कंसिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन। तो ये कंसिस्ट कैसे होती है, कोलेजन से, ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से, विद नो इलास्टिसिटी फाइबर्स, ठीक, विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर हमें इसको देखना है तो किसके द्वारा देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। इट थिकनेस विद वेरियस एज बीइंग 3 म्यूएम एट बर्थ। तो इसकी 3 म्यूएम थिकनेस रहती है कब, बर्थ में, यानी कि जन्म से, एंड 10 to 12 म्यूएम कब रहती है, इन यंग अडल्ट में, यानी कि 3 म्यूएम रहेगी बर्थ में, ठीक है, एंड 10 से 12 म्यूएम कब रहेगी, इन यंग अडल्ट में। इट इज वेरी रेसिस्टेंस, ये किस चीज का रेसिस्टेंस करती है, प्रतिरोध करती है, टू केमिकल, ठीक है, केमिकल एजेंट ट्रोमा इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी अगर आई में कोई केमिकल रिएक्शन कुछ भी चला जाता है उसका रेसिस्टेंस करती है, एजेंट एंड ट्रोमा यानी कि चोट लगने का, एंड द इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन होने का, तो एंड पैथोलॉजिकल या फिर कोई भी पैथोलॉजिकल यानी कि कोई भी एक ऐसे एरिया जिसके कारण से आपको इसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, एंड प्रोसेस फर्दर, तो फर्दर प्रोसेस क्या है, अनलाइक द वुमेन्स मेम्ब्रेन। तो ये फर्दर अनलाइक द वुमेन्स मेम्ब्रेन व्हेन डेस्ट्रॉयड इज इन रिजनेट, इट कैन रिजनेट। तो जिस तरीके से आपकी वुमेन्स मेम्ब्रेन थी कि एक बार अगर डेस्ट्रॉयड हो गई तो वो दोबारा उत्पन्न नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोबारा रिजनेट हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है इसका दोबारा से, ठीक है। तो ये डेसिमेंट मेम्ब्रेन क्या है, दोबारा से अगर डेस्ट्रॉयड हो जाती है तो ये दोबारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। इसमें और वुमेन्स मेम्ब्रेन में दोनों में यही कंफ्यूजन रहता है कि वुमेन्स मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो क्या है, दोबारा उत्पन्न नहीं होती, उसमें रीजनरेशन नहीं हो पाता है, और जबकि व्हेन डेस्ट्रॉयड इट कैन रीजनरेट। तो यानी कि अगर ये डेस्ट्रॉयड हो गए डेसिमेंट मेम्ब्रेन, इसमें रीजनरेट हो सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे एंडोथीलियम। तो अब हम इसमें करेंगे एंडोथीलियम लेयर। एंडोथीलियम लेयर कौन सी लेयर है, 6 लेयर कॉर्निया की, ठीक है। तो ये नंबर 6 लेयर है, यानी कि लास्ट लेयर है कॉर्निया की। तो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ये, तो ये लास्ट लेयर आ गई आपकी एंडोथीलियम लेयर। तो एंडोथीलियम लेयर को हम थ्योरी में थोड़ा देखते हैं, तो थ्योरी के हिसाब से देखते हैं हम इसको। एंडोथीलियम लेयर इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर,
तो कैसी लेयर है ये? सिंगल लेयर है। क्यों है सिंगल लेयर? आप डायग्राम में देखिए, सिंगल लेयर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके बाद कोई नेक्स्ट लेयर नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इट इज ए सिंगल लेयर। तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल एंड मेनली हेक्सागोनल। तो कैसी है सिंगल लेयर? पॉलीगोनल। आप देख रहे हैं ये इस शेप में यानी कि ऐसी है, और इसका डायग्राम मैंने अलग से बनाया हुआ है ये यहाँ पर। तो ये पॉलीगोनल इस तरीके से एंड मेनली हेक्सागोनल सेल्स ये प्रेजेंट है। द सेल्स डेंसिटी ऑफ एंडोथीलियम, तो इस सेल्स की जो डेंसिटी है एंडोथीलियम लेयर में इज अराउंड, कितने उसमें अराउंड रहती है? 6000 सेल्स पर mm स्क्वायर एट बर्थ, पर mm स्क्वायर एट बर्थ में रहेगी। देयरफॉर विद इंक्रीजिंग एज, और देयरफॉर विद इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सेल्स रिड्यूस, तो नंबर ऑफ सेल्स रिड्यूस हो जाएगा अबाउट कितना रह जाएगा? 2400 से लेकर 3000 सेल्स पर mm स्क्वायर सेल्स इन यंग अडल्ट में बचेगा। ठीक है, तो 6000 सेल्स कब थे? एट बर्थ में थे, लेकिन फिर जैसे एज इंक्रीज होती है तो वो कितने रह जाते हैं? 2400 से लेकर 3000 सेल्स रह जाती हैं पर mm स्क्वायर इन यंग अडल्ट में। एंड द एंडोथीलियल सेल्स आर बेस्ट बाय स्पेकुलर माइक्रोस्कोप। अगर हमें इस लेयर को बेस्ट देखना है तो हम स्पेकुलर माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट इसमें देखिए, अब हम इसमें इस डायग्राम के माध्यम से पूरा लेयर्स देखते हैं कि किस तरीके से हमारी लेयर कंसिस्ट हुई थी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लेयर कौन सी थी? इपिथीलियम। ठीक, इपिथीलियम ये लेयर आ गई। ठीक है, तो इपिथीलियम जो लेयर थी वो कितना थिकनेस रहती है? 50 to 90 mm। तो इपिथीलियम लेयर का जो थिकनेस था वो 50 से 90 माइक्रोमीटर का था। ठीक है, एंड थिक एंड रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन हो सकता है एंड मेक द स्ट्रेटिफाइड एंड स्क्वामस सेल्स, और मेक हो रही थी यानी कि बन रही थी स्ट्रेटिफाइड से एंड स्क्वामस सेल्स से। इसी के अकॉर्डिंग हम वुमेन्स मेम्ब्रेन देखते हैं। सेकेंड वुमेन्स मेम्ब्रेन 8 to 14 mm थिकनेस है, यानी कि 8 से 14 माइक्रोमीटर इसका जो है थिकनेस है। एंड डज नॉट रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन नहीं हो सकता। एंड थिनेस्ट हेल्प इन रिफ्रैक्शन, और ये थिनेस्ट है और हेल्प करती है इन रिफ्रैक्शन में। ये मेक कैसे हो रही है, बन कैसे रही है? कोलेजन फिब्रिलिस से। थर्ड लेयर आती है हमारी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का जो थिकनेस है वो कितना रहता है? 0.5 mm थिक रहती है एंड टोटल 90% इसकी थिकनेस होती है, और मेक होता है कैसे? कोलेजन फिब्रिलिस से। उसके बाद आती है नीचे द्वाज लेयर, नंबर 4 लेयर। ठीक, द्वाज लेयर में भी 15 माइक्रोमीटर थिक रहता है एंड ये स्ट्रॉन्ग होती है। डेसिमेंट मेम्ब्रेन आती है, तो डेसिमेंट मेम्ब्रेन में देखिए आप, डेसिमेंट मेम्ब्रेन 3 mm बर्थ में रहती है, यानी कि 3 माइक्रोमीटर बर्थ से रहेगी इतना थिकनेस। एंड अडल्ट में 10 से 12 mm रहता है एंड अडल्ट रीजनरेशन हो सकता है इसमें, एंड स्ट्रॉन्ग लेयर है ये। ठीक, लास्ट एंडोथीलियम देखते हैं। इसकी जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है एंड डेंसिटी इसकी कितनी रहती है? 6000 सेल्स पर mm स्क्वायर, इतना डेंसिटी रहती है इसकी बर्थ में। एंड देयरफॉर विद इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ सेल्स इज रिड्यूस टू अबाउट 2400 to 3000 सेल्स पर mm स्क्वायर। तो जैसे एज इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ सेल्स रिड्यूस होते हैं, तो इतने से इतना रह जाता है। तो ये था हमारा लेयर ऑफ द कॉर्निया। तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है कॉर्निया में, तो वैसे तो हमारा कॉर्निया कैसा होता है? ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ब्लड आता कहाँ से है? ठीक है, तो हम उस टॉपिक पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। द कॉर्निया इज एन वेस्कुलर। ठीक है, तो हमारा जो कॉर्निया है वो कैसा है? एन ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें हमारा क्या कहता है? स्मॉल लूप्स ड्राइव फ्रॉम द एंटीरियर सिलरी वेसल्स इन विच, यानी कि इन्वॉल्व इट्स पेरिफेरी फॉर अबाउट 1 mm एंड प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, तो
ये पॉइंट आपको कह रहा है क्या कि कॉर्निया में स्मॉल लोब्स होते हैं। वैसे हमारा कॉर्निया क्या है, एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, वहाँ एब्सेंट होता है ब्लड वेसल्स, लेकिन स्मॉल लोब्स ड्राइव फ्रॉम द एंटीरियर सिलरी वेसल्स इनवर्ट कहाँ, पेरिफेरी से, पेरिफेरी अबाउट 1 mm, 1 mm से इसमें ब्लड का प्रोवाइड हो रहा है इनवर्ट 1 mm। तो आप देखते हैं जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए कॉर्निया एंड ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, स्क्लेरा का, ठीक है। तो ये स्क्लेरा आ गई, ये कॉर्निया आ गई, ये पॉइंट क्या आ गया, लिम्बस। तो इस लिम्बस पॉइंट पर, तो अगर हम एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं, देखिए ये आपका ये लिम्बस पॉइंट, ये कॉर्निया का आ गया सर्कुलेशन, ठीक है। तो हमारा ये जो है कॉर्निया में 1 mm, यानी कि कॉर्निया में जो हमारा लिम्बस पॉइंट होता है वो कितने mm का होता है, अबाउट 2 mm, ठीक है। तो लिम्बस पॉइंट अबाउट 2 mm का होता है। अब ये 2 mm जब होता है तो यानी कि उसमें ये कॉर्निया है, यहाँ पर ये कंजक्टाइवा आ जाएगी, ठीक है, ये कंजक्टाइवा आ गई इसमें। तो यहाँ पर ये लिम्बस पॉइंट पर तो जो ब्लड हो रहा है यानी कि 1 mm में ब्लड आ रहा है और 1 mm में नहीं आ रहा। तो यानी कि स्मॉल जो लूप्स होते हैं यानी कि 1 mm से वो इसको 1 mm में जो ब्लड आ रहा है वो किस पॉइंट पर आ रहा है, लिम्बस पॉइंट पर, ठीक है। इसमें स्मॉल छोटे छोटे से लूप्स होते हैं इस तरीके से, कॉर्निया के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे से लूप्स आ जाते हैं। तो ये जो लूप्स आए हैं आप देख रहे हैं डबल सर्किल, यानी कि एक बाहर वाली एक अंदर वाली, तो ये यानी कि अंदर का 1 mm और बाहर का 1 mm। तो बाहर वाले एरिया में जो होते हैं 1 mm में लूप्स प्रोवाइड हो जाते हैं, तो वो पेरीफेरी एरिया से तब वहाँ ब्लड सप्लाई प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो 1 mm में ब्लड सप्लाई हो रही है, यहाँ पर नरिशमेंट और ये इसको क्या कह रहा है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रहा है कॉर्निया को, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर, तो हमने कहा 2 mm लिम्बस होता है, 2 mm, तो 2 mm लिम्बस पॉइंट पर ही ब्लड होता है, यानी कि 1 mm पर छोड़ दिया जाता है और 1 mm पर होता है। तो यानी कि 1 mm पर है और 1 mm पर नहीं होता ब्लड, ठीक। तो इसलिए कहा 1 mm पर प्रोवाइड हो रहा है इसमें ब्लड, यानी कि पेरीफेरी एरिया से कॉर्निया में, एंड नरिशमेंट। तो दीज लूप आर नॉट इन द कॉर्निया बट इन द सब कंजक्टाइवल टिश्यू। तो यानी कि जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया कैसी है, एवेस्कुलर है, तो इसमें जो ब्लड आया वो कहाँ से, सब कंजक्टाइवल टिश्यू विच ओवरलूप्स द कॉर्निया, वो ओवरलूप्स हो जाते हैं, तब यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट हो रहा है। तो अब हम करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द कॉर्निया। तो इसमें देखिए नर्व सप्लाई ऑफ द कॉर्निया, द नर्व सप्लाई इज प्योरली सेंसरी। तो हमारी जो कॉर्निया है उसमें जो नर्व सप्लाई हो रही है वो कैसी है, प्योरली सेंसरी नर्व है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक डिवीजन, जो कि ड्राइव हो रही है ऑप्थेल्मिक डिवीजन एंड ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व। तो कौन सी नर्व है इसमें, 5th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है कॉर्निया को, जिसका नाम किया जाता है ट्राइजेमिनल नर्व थ्रू द नेज़ोसिलरी ब्रांच। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाती है, ट्राइजेमिनल नर्व। अब ट्राइजेमिनल नर्व आगे चलेगी तो फिर कहाँ जाएगी, ये आगे चलकर ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ ही, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। अब ऑप्थेल्मिक डिवीजन आगे, तो देखिए आगे ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्थेल्मिक डिवीजन आगे चला तो नेज़ोसिलरी नर्व। अब नेज़ोसिलरी नर्व आगे चली तो नेज़ोसिलरी नर्व आगे चलकर लॉन्ग सिलरी नर्व में आती है एंड फिर कंजक्टाइवल नर्व। अब दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएगा, ठीक है, दोनों आपस में इन दोनों का जॉइंट होगा, जुड़ जाएंगी, तो फिर आगे दोनों क्या बनाएंगे। तो देखिए इसमें फिर जो लॉन्ग सिलरी नर्व है वो और कंजक्टाइवल नर्व दोनों आपस में जॉइंट हुआ, जुड़ने के बाद कहाँ आई, प्री कॉर्नियल प्लेक्सस में आई। प्री कॉर्नियल प्लेक्सस में आने के बाद ये 70 से 80 नर्व इनर्वेट्स हो जाती हैं एंड फिर उसके बाद स्ट्रोमल प्लेक्सस में आती हैं, फिर उसके बाद स्ट्रोमल प्लेक्सस से सब इपिथेलियम प्लेक्सस में आती हैं एंड सब इपिथेलियम प्लेक्सस के बाद लूज हो जाते हैं क्या, शीथ ऑफ स्वान, ये जो सेल्स होती हैं ये लूज हो जाती हैं। उसके बाद ये कहाँ सप्लाई करता है, सप्लाई ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर इपिथेलियम लेयर में कॉर्निया की। तो इस तरीके से कॉर्निया की इपिथेलियम लेयर में नर्व सप्लाई होती है। अब हम इसमें न्यूट्रिशन ऑफ द कॉर्निया करेंगे। तो न्यूट्रिशन ऑफ द कॉर्निया में न्यूट्रिशन, कॉर्निया को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो कहाँ से मिलता है, इट इज़ ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, फर्स्ट आता है
प्रीलिम्बल ब्लड वेसल्स से, ठीक है। अभी अभी हम ब्लड सप्लाई कर कर आए हैं, मैंने आपको बताया कि ब्लड कॉर्निया में नहीं होता, वो एवेस्कुलर होती है, उसमें ब्लड प्रीलिम्बल ब्लड वेसल्स से आ रहा है। तो यानी कि प्रीलिम्बल ब्लड वेसल्स से वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। सेकेंड, कॉर्निया के बैक में एसी चैम्बर में एक्वोस्यूमर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो उसको वहाँ से भी न्यूट्रिशन मिल रहा है एक्वोस्यूमर से। एंड थर्ड, मिलता है ऑक्सीजन से फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर से, इज ड्राइव डायरेक्टली थ्रू द टीयर फिल्म से, ठीक है, क्योंकि कॉर्निया के आगे क्या आ जाता है, टीयर फिल्म, एंड बैक में एक्वोस्यूमर, ठीक है। इस तरीके से कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है। अब देखिए इसमें फंक्शन में नंबर 1 पॉइंट आता है, टू एक्ट एज ए पावरफुल रिफ्रैक्टिंग लेंस टू फिक्स टू द फोकस, यानी कि ये किसी लेंस की, कि हमारे पास क्या है, किसी फिक्स्ड फोकस की रिफ्रैक्टिंग लेंस की पावर की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, किसी रिफ्रैक्टिंग लेंस की एक्ट पावरफुल की तरह, फिक्स्ड फोकस की तरह ये एक्ट कर रहा है। यानी कि क्योंकि इसमें कॉर्निया का डायप्ट्रिक पावर कितना होता है, +43 डायप्टर होता है इसमें, कॉर्निया का +43 डायप्ट्रिक पावर होती है इसमें, और टोटल आई की कितनी होती है, +60 डायप्टर होती है, ठीक है। अब अगर इस +60 डायप्टर होती है आई की, तो इसमें कितना रह जाता है, 1/3 एरिया रह जाता है, यानी कि बचा हुआ एरिया जो रह जाता है वो कितना रह जाता है अकेले, यानी कि 1/3 एरिया अकेले कवर करता है। ये 1/3 एरिया जो होता है इसका वो अकेले कवर कर लेता है। अगर इसमें से 43 डायप्टर कॉर्निया की होती है, टोटल आई की डायप्ट्रिक पावर कितनी होती है, 60 होती है, तो अकेले जो कवर करता है कॉर्निया का वो कितना कर लेता है, 1/3 एरिया कॉर्निया का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंट्राऑक्युलर कंटेंट्स, तो ये हमारी आई में जो इंट्राऑक्युलर कंटेंट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया। तो थर्ड पॉइंट क्या है, द कॉर्निया आल्सो प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन, तो कॉर्निया के इम्पोर्टेंट रोल हैं, जैसे कि फर्स्ट, तो जैसे कि इसमें कहा थर्ड पॉइंट में, द कॉर्निया आल्सो प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन, तो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल फर्स्ट आता है वो क्या है, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉपिकली अप्लाइड द ड्रग्स, जो भी आप आई में ड्रग्स डालते हैं, आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं और उसको आई में डालते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कॉर्निया करता है, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है कॉर्निया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो सेकेंड पॉइंट देखिए, वोंट रिपेयर आफ्टर एंटीरियर सेगमेंट या सर्जरी या और ट्रॉमा, ठीक है, यदि आपने कोई भी आई में चोट लगी है तो उसको रिपेयर करने में भी कॉर्निया मदद करता है, हेल्प कर रहा है, और या फिर आपने कोई सर्जरी कराई है तो उसको भी जो घाव भरने में मदद करता है वो कॉर्निया कर रहा है, ठीक है। एंड कोई चोट लगी है तो उसको भी रिपेयर हमारा कॉर्निया करता है, तो उसमें कॉर्निया हेल्प करता है इस तरीके से। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट, तो नंबर 4th पॉइंट हमें कहता है कि कॉर्निया परफॉर्म दीज फंक्शन बाय मेंटेनिंग इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, तो जो कॉर्निया है हमारा वो क्या कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है इसमें, यानी कि मेंटेन कर रहा है किस चीज़ को, ट्रांसपेरेंसी एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू, यानी कि जो हमारे इसमें टिश्यू है, टिश्यू के द्वारा क्या हो रहा है इसमें, ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्लेसमेंट हो जाते हैं टिश्यू का, तो मेंटेनिंग, यानी कि टिश्यू के द्वारा इसको मेंटेन कर दिया जाता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को एंड टिश्यू रिप्लेसमेंट को, ठीक है। इस तरीके से कॉर्निया फंक्शन करता है। तो अब हम इसमें करेंगे बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द कॉर्निया, की कॉर्निया के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द कॉर्निया के अंडर में कौन कौन से आते हैं, एरिया केमिकल्स क्या होते हैं उसके तो बायोकेमिकल फर्स्ट पॉइंट आता है, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ द कॉर्निया, यानी कि इसमें बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ द कॉर्निया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, इसमें हम ये करेंगे। सेकंड आता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और थर्ड पॉइंट आता है कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कैसी होती है, और फोर्थ आता है ड्रग्स परमेबिलिटी थ्रू द कॉर्निया, यानी कि जो इसमें कॉर्निया में ड्रग्स परमेबिलिटी होता है वो कॉर्निया के द्वारा होता है, ठीक है, वो देखेंगे कैसे होता है। और फिफ्थ आता है कॉर्नियल वुड हीलिंग, तो कॉर्नियल वुड हीलिंग में क्या है, कॉर्निया में जो भी
यानी कि कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, वो डेलिंग यानी कि चोट वोट लग जाती है कॉर्निया में, तो उसको ठीक करने का काम भी, हेल्प करने का काम भी कॉर्निया करता है। तो वो घाव को भरने का काम जो कर रहा है वो कॉर्निया करता है आई में, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ द कॉर्निया। तो इसमें कितना परसेंट क्या रहता है, तो लगभग वाटर रहता है 80% इसके अंदर, एंड प्लस सॉलिड रहता है प्लस 20%। अब सॉलिड से क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, वो कितने रहते हैं 19.8%, एंड इनऑर्गेनिक मैटर आते हैं, वो कितना रहता है 0.2% लगभग। तो इतना रहता है, ठीक है। वाटर 80%, सॉलिड 20%, इनऑर्गेनिक मैटर 19.8%, एंड यानी कि ऑर्गेनिक मैटर 19.8%, एंड इनऑर्गेनिक साल्ट कितना होता है 0.2%। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ द कॉर्निया में देखिए, द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द कॉर्नियल मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व आर। तो इसमें मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो अब देखिए इसमें सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, इसने कहा मेटाबॉलिज्म ऑफ द कॉर्निया में सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट आता है। वो क्या है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, फर्स्ट ऑक्सीजन होता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट में, एंड ग्लूकोज होता है, और थर्ड एमिनो एसिड होता है। इसी तरीके से उसने कहा मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व हैं। तो वो कौन से हैं कॉर्निया में, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रॉप साइकिल। तो जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस वर्ड आ जाए वो कैसे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और जहाँ पर लेसिस वर्ड आ जाए यानी कि अपघटन, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक होना या ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, इस चीज को ये कहते हैं। तो ये किस चीज में चेंज हो जाता है, ये पायोरिक एसिड में को बनाता है फिर, और पायोरिक एसिड जो होता है वो टीसीएस साइकिल या क्रॉप साइकिल को आगे क्रिया करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी की। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी क्या है कॉर्निया की, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है इसका कॉर्निया का, द मेन फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज एक्ट एज ए मेजर रिफ्रैक्टिव मीडिया। तो कॉर्निया का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है यानी कि वो वर्क कैसे कर रहा है, रिफ्रैक्टिव मीडिया मेजर कर रहा है रिफ्रैक्टिव मीडिया को, सो डेट अ क्लियर रेटिनल इमेज, और रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो इज फॉर्म्ड यानी कि बन रही है, तो फॉर्म्ड कैसी बन रही है, वो क्लियर बन रही है, ठीक है। तो ये कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी का वर्क हो रहा है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, द नॉर्मल कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी इज द रिजल्ट ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो अब हम इसका ट्रांसपेरेंसी का जो कॉर्निया की नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी है उसका रिजल्ट हम एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंडर में देखते हैं कि कैसा होता है। तो अब हम इसमें करेंगे कि एनाटॉमिकल फैक्टर क्या होता है कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी का। तो नंबर 1 पॉइंट इसका क्या कहता है, एनाटॉमिकल फैक्टर इंक्लूड यूनिफॉर्म, क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म एंड रेगुलर अरेंजमेंट एंड यूनिफॉर्म ऑफ द कॉर्नियल इपिथेलियम। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये हो रहा है जैसे कि कोई भी एक रॉड ले लीजिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि कोई एक सड़क जा रही है, ठीक है, रोड जा रहा है, तो रोड में क्या है, अगर यूनिफॉर्म यानी कि एक रेगुलर वे में है, यानी कि वो उबड़ खबड़ रास्ता नहीं है, एक रेगुलर वे है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है रेगुलर, यानी कि वो रेगुलर है हमारे कॉर्निया, उबड़ खबड़ नहीं है, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट। यूनिफॉर्म का मतलब इस तरीके से नहीं है, जैसे ये रूट अभी सिंपल जा रही थी ये रूट, अब यहाँ पर हल्का सा एक गड्ढा टाइप बन गया है, ठीक है। अब फिर यहाँ सिंपल हो गई रूट, बिल्कुल प्लेन हो गई, फिर से ऐसे ये यहाँ पर गड्ढा बन गया और यहाँ पर फिर रूट सिंपल आ गई। तो ये क्या आ गया, एक यूनिफॉर्म यानी कि उबड़ खबड़ रास्ता आ गया। अब लेकिन हमारा जो कॉर्निया है वो है कैसा, एक बिल्कुल प्लेन एरिया यानी कि सिंपल एरिया है, रेगुलर वे में है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉर्नियल इपिथेलियम। तो हमारी कॉर्निया की जो इपिथेलियम है वो कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट। तो अब इसमें देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ए पैक्युली अरेंजमेंट ऑफ द कॉर्नियल लैमेली। तो कॉर्निया की जो लैमेली है वो एक विशेष, पैक्युली का मतलब होता है विशेष अरेंजमेंट में होती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कॉर्निया में, इसमें ट्रांसपेरेंसी में, कि कॉर्नियल एवेस्कुलरिटी। तो कॉर्निया कैसा है, एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो कॉर्नियल एवेस्कुलरिटी।
तो अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अभी हमने एनाटॉमिकल किया, तो अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। फर्स्ट पॉइंट यानी कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर इज रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉर्नियल डिहाइड्रेशन। तो अब हम इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर में रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉर्नियल डिहाइड्रेशन देखेंगे कि क्या है डिहाइड्रेशन। तो इसमें हमने देखा कि कॉर्नियल डिहाइड्रेशन है, तो इसमें क्या है, नोट कर कर मैंने लिखा है इसमें कुछ कि देयरफॉर, इसमें क्या है, देयरफॉर ऑलमोस्ट एनी प्रोसेस विच अपसेट द एनाटॉमी एंड और फिजियोलॉजी ऑफ द कॉर्निया विल कॉज लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू सम डिग्री। तो इसमें क्या है कि जो इस प्रकार, ठीक है, देयरफॉर यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है कॉर्निया का, वो क्या कर रहा है कि कुछ डिग्री तक, यानी कि जो इसके फैक्टर्स हैं, एनाटॉमी फैक्टर हैं और फिजियोलॉजी फैक्टर हैं, वो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को कुछ डिग्री तक लॉस कर देते हैं। ठीक, समझ आया। यानी कि इस प्रकार से कॉर्निया की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं कॉर्निया के, वो कुछ डिग्री तक कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को लॉस कर देते हैं। तो अब हम इसमें करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्टिंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसमें कॉर्नियल एपिथेलियम एंड टीयर फिल्म। तो कॉर्नियल एपिथेलियम एंड टीयर फिल्म ये किस तरीके से कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करता है। तो ये अफेक्ट करता है, जैसे जब आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, तो जब आप रोते हैं, ठीक है, तो अगर रोने के समय में आप देखते हैं कि आपको ब्लर दिखता है सब कुछ, तो वो साफ नहीं दिखता तब उस टाइम। ठीक है, जब आँख में से टीयर्स निकलते हैं यानी कि आप रोते हैं, उस टाइम पर आपको साफ नहीं दिखता, कुछ भी आप देखते हैं तो वो थोड़ा ब्लर होता है। तो इस तरीके से वो आपकी ट्रांसपेरेंसी को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी है इसमें कॉर्नियल एपिथेलियम एंड टीयर फिल्म में। अब सेकंड आता है अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोमल लैमेली। तो अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोमल लैमेली, अभी भी मैंने पीछे बताया था कि स्ट्रोमल लैमेली अरेंजमेंट क्या है इसमें, कि कहीं पर कोई एक रोड बना दी गई, ठीक, कहीं पर तो वो सिंपल प्लेन सही जा रही है, ठीक है, और थोड़ी देर में आप देखते हैं क्या उसमें इस तरीके से, अगर ये सिंपल है, रेगुलर वे में है, तो ये सही है। और अगर इसमें क्या हो रहा है, कहीं पर गड्ढा हो गया, कहीं पर रोड है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर रोड है, तो ये क्या आ गया, अरेंजमेंट, यानी कि ये यूनिफॉर्मली हो गया है। तो यानी कि इस तरीके से, तो एक जो कोई भी एक सड़क बनी है हुई होती है, अगर वो ऊंची नीची होगी इस तरीके से, तो उसको तब भी साफ नहीं दिखाई देगा। तो स्ट्रोमल लैमेली जो है हमारी, वो कैसी, अगर वो रेगुलर है तो क्लियर जा रही है, और अगर कहीं से ऐसी, कहीं से इस तरीके से होगी, ऊंचा नीचा होगा, तो भी ये कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट इसमें आता है क्या, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। नेक्स्ट आती है इसमें कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। तो कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन क्या है इसमें, यानी कि अगर कॉर्निया की वेस्कुलराइजेशन होगा इसमें, अगर तो यानी कि अगर इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, तो भी अगर कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, अगर उसमें आगे कहीं पर ब्लड सप्लाई आ जाएगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई अगर आगे आ गई तो वो रोशनी को रोक देगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें तो भी वो क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्क्लेरा है, स्क्लेरा कैसा कंडीशन में है, स्क्लेरा एक ओपेक स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके आर पार हम नहीं देख सकते, लेकिन कॉर्निया क्या है, उसी के अकॉर्डिंग कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट है। अब कॉर्निया अगर ट्रांसपेरेंट है तो हमें वो क्लियर दिखा रहा है, तो कॉर्निया अगर वेस्कुलराइजेशन होगा तो भी वहां पर ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं कॉर्नियल हाइड्रेशन। तो कॉर्निया में क्या होता है, यदि कॉर्निया हाइड्रेशन होगा तो भी कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आता है सेलुलर फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपेरेंसी। तो यानी कि कुछ सेल्स भी होती हैं, सेलुलर यानी कि कुछ सेल्स होती हैं जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करती है। तो अब हम इसमें करेंगे कि कॉर्नियल एपिथेलियम एंड टीयर फिल्म
कि क्या है ये, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि जब हम रोते हैं तो उसमें एक एग्जांपल दिया था मैंने अभी कि जब रोते हैं तो क्या होता है, सब कुछ ब्लर दिखता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता है, तो ब्लर हो जाता है। उसके कारण से वो कॉर्निया की इपिथेलियम यानी कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन क्या आता है, नॉर्मल इपिथेलियम इज अ ट्रांसपेरेंट। हमारा जो कॉर्निया है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो कॉर्निया का जो इपिथेलियम है वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ड्यू टू होमोजेनिसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कॉर्निया का जो इपिथेलियम है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि उसमें होमोजेनिसिटी पाई जाती है किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो उसमें होमोजेनिसिटी पाई जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो हम सेकंड पॉइंट करेंगे कि सेकंड पॉइंट क्या है। तो अब हम कॉर्निया का सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे कॉर्नियल इपिथेलियम एंड टीयर फिल्म का। तो द बेसल सेल्स आर firmly joined laterally to the other basal cells and anterior to the wing cells and desmosome and macula and the occludent। तो ये क्या कह रहा है आपको, तो इसमें अगर आपने इपिथेलियम, मैंने अभी आपको पीछे कॉर्निया की इपिथेलियम लेयर्स में बताया था और सेल्स के डायग्राम भी बनाकर दिखाए थे अलग से, तो वहाँ से देखिएगा। तो कॉर्निया की जो इपिथेलियम है उसमें सेल्स होती है, कौन कौन सी, बेसल सेल्स होती है एंड अदर बेसल सेल्स होते हैं एंड एंटीरियरली टू विंग सेल्स होती है। तो इस तरीके से कॉर्निया की इपिथेलियम लेयर में 3 सेल्स होते हैं, जो कि बेसल सेल्स लेटरली एंड अदर सेल्स एंटीरियरली, विंग सेल्स मैकुली ऑक्लूडेंट करते हैं। तो ये इनको ऑक्लूडेंट करते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है, दीज लाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन account for the epithelium transparency as well as its resistance to the flow of water and the electrolytes and the glucose, its barrier function। तो इसमें जो टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन यानी कि ये क्या है, जो कुछ सेल्स होती है उनके बीच में एक टाइट जंक्शन होता है ये, ठीक है। तो उसका टाइट जंक्शन होता है। तो इपिथेलियम जो ट्रांसपेरेंसी है, इपिथेलियम ट्रांसपेरेंसी, तो उसका इसमें रेसिस्टेंस करता है। रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड ग्लूकोज का। इट्स बैरियर फंक्शन यानी कि इस तरह बैरियर फंक्शन की तरह काम करता है। तो रेसिस्टेंस का मतलब रोकता है किसको, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, ग्लूकोज एंड द बैरियर फंक्शन की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट, नॉर्मल प्रीकॉर्नियल टीयर फिल्म प्ले। नॉर्मल प्रीकॉर्नियल, कॉर्निया से पहले क्या होता है, टीयर फिल्म, और कॉर्निया की बैक में एक्वोस्यूमर होता है। तो कॉर्निया की जो पहले टीयर फिल्म है, यानी कि इसलिए कहा हमने प्रीकॉर्नियल एंड टीयर फिल्म प्ले, क्या प्ले कर रहा है, इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इपिथेलियम। इपिथेलियम की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर कॉर्निया यानी कि यदि आई में टीयर्स होंगे तो क्या होगा, विजन ब्लर होगा, जो भी चीज देखेंगे आप वो ब्लर दिखेगी, ठीक। तो इसलिए टीयर फिल्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, टीयर्स को प्रोड्यूस करेंगे। टीयर फिल्म तो आंसुओं को प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर आंसू आई में होंगे तो वो क्या होगा, विजन धुंधला दिखाई देगा। तो इसलिए हमारी जो टीयर फिल्म होती है वो भी क्या मेंटेन कर रही है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इपिथेलियम यानी कि इपिथेलियम की ट्रांसपेरेंसी। तो अब हम इसमें देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोमल लैमेली। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोमल लैमेली आपको क्या कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोमल लैमेली यानी कि स्ट्रोमल लैमेली का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसके कारण भी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो उसके कारण आपको दो लोगों ने बताया गया है, क्या, मॉरिस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोमल लैमेली में अभी मैंने बताया कि इसका जो अरेंजमेंट होता है, स्ट्रोमल लैमेली का अरेंजमेंट जो होता है उसके कारण भी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो उसके कारण भी ट्रांसपेरेंसी होती है, उसके बारे में 2 लोगों ने बताया, जैसे कि मॉरिस थ्योरी और गोल्डमैन थ्योरी। इन दोनों ने भी अपना अपना डिफरेंस दिया है इसमें। तो हम फर्स्ट करेंगे मॉरिस थ्योरी। तो देखिए मॉरिस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मॉरिस थ्योरी क्या कहती है हमें। मॉरिस थ्योरी इन 1957 proposed that the cornea is transparent because the uniform collagen fibrils are arrangement in a regular lattice way so that the scattering light is destroyed by the mutual interference। तो ये क्या कहता है हमें, मॉरिस ने कहा कि 1957 में कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि क्यों होती है ट्रांसपेरेंट, क्योंकि
कोलाजन फिब्रिल्स, क्योंकि उसमें कोलाजन फिब्रिल्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट, उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो किस में होते हैं, लैटिक्स वे में होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉर्निया होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इन्होंने कहा मॉरिस ने, और उसका जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कोलाजन फाइबर्स जो फिब्रिल्स जो हो रहे हैं उनके अरेंजमेंट के जो है वो लैटिस वे में हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बना कह रहे हैं मॉरिस थ्योरी। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। तो आगे देखिए, इन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या कहा हमें कि लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी विल रिजल्ट इफ दिस रेगुलर अरेंजमेंट इज लैटर्न बाय द स्ट्रोमल ऑडिमा एंड द मैकेनिकल स्टर्ड, यानी कि स्ट्रेस। तो इसमें हो क्या रहा है, अल्टर्ड बाय द स्ट्रोमल ऑडिमा या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ये किसके कारण से हो रहा है इसमें, यानी कि कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस होगी, लेकिन किसके थ्रू होगी, स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू। तो अगर ऐसा होगा तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस, जो ये आया है मैकेनिकल स्ट्रेस और ऑडिमा हो जाएगा इसमें। जो अरेंजमेंट है किसके थ्रू, जो अरेंजमेंट हो रहा है किसका, स्ट्रोमल लैमेली का, जो इसमें स्ट्रोमल लैमेली का अरेंजमेंट हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा, खराबी आ जाएगी। और जब ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, इसमें कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मॉरिस थ्योरी कह रही है हमें। अब हम बात करेंगे गोल्डमन थ्योरी पर। तो आइए देखते हैं हम कि गोल्डमन थ्योरी हमें क्या कहती है। तो गोल्डमन थ्योरी कह रही है हमें, फर्स्ट पॉइंट, इन 1968 यानी कि 1968 में गोल्डमन प्रपोज्ड दैट लैटिस अरेंजमेंट इज नॉट नेसेसरी। तो जो लैटिस अरेंजमेंट है इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर स्ट्रोमल ट्रांसपेरेंसी। तो ये कह रहे हैं कि गोल्डमन ने 1968 में कहा लैटिस अरेंजमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, इज नॉट। ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रोमा की ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन फिर यानी कि फिर क्या चीज़ हमें चाहिए इसमें कि कोई स्ट्रोमा की ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो इन्होंने कहा कि फिब्रिल्स जो, यानी कि ही प्रपोज्ड दैट द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट बिकॉज द फिब्रिल्स आर स्मॉल। तो इन्होंने क्या कहा कि फिब्रिल्स इन रिलेशनशिप टू द लाइट एंड डू नॉट इंटरफेयर विद द लाइट ट्रांसमिशन। तो यानी कि जो फिब्रिल्स होते हैं वो कैसे हैं, स्मॉल वे में, यानी कि छोटे हैं, तो यानी कि स्मॉल है। और तो ये कह रहे हैं कि यानी कि जो फिब्रिल्स हैं वो छोटे होते हैं और लाइट के कंपैरिजन में, लाइट के ट्रांसमिशन में ज़्यादा बाधा नहीं पहुंचाते, इसलिए ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर पाते हैं। तो यानी कि जो मॉरिस है और गोल्डमन है, दोनों के बड़े बड़े डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, अभी मॉरिस आपको कह रहे थे, ठीक है, कि फाइबर्स जो है वो डिफरेंस मतलब कि वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो मॉरिस का क्या कहना था कि जो फिब्रिल्स होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन फिर 1968 में गोल्डमन आए, उन्होंने कहा कि फाइब्रिल्स ऐसा नहीं है, जो फिब्रिल्स जो हैं वो स्मॉल साइज में है, यानी कि किस में है, वो स्मॉल साइज में है, इस वजह से उसके कारण से ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट नहीं कर पाता। तो देखिए अब इसमें कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, थर्ड पॉइंट आता है कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। तो ये क्या कहता है कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, यानी कि द कॉर्निया इज ए वेस्कुलर। तो कॉर्निया कैसी है हमारी, ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट फॉर स्मॉल लूप। लेकिन वहां अगर ब्लड सप्लाई हो रही है तो कहाँ से हो रही है, एक्सेप्ट द स्मॉल लूप्स विच इन्वेड, यानी कि इसमें इंक्लूड होना क्या, पेरिफेरी फॉर अबाउट 1 mm। तो पेरिफेरी एरिया यानी कि 1 mm। तो जो कॉर्निया में ब्लड सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है, यानी कि 1 mm में होती है और 1 mm में नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि लिम्बस पॉइंट पर हो रही है लेकिन अदर में नहीं होती। तो इस तरीके से, ठीक है, फिर जो उसकी थ्रू, यानी कि जो कॉर्निया में ब्लड सप्लाई हो रही है यानी कि 1 mm में हो रही है और 1 mm में ही नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, उसके थ्रू ही जो इसका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो इसका अरेंजमेंट, तो ये इसी के थ्रू कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। तो जो ये कॉर्निया का मतलब 1 mm पेरिफेरी अबाउट 1 mm में है, यानी कि 1 mm में है और 1 mm में इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो यानी कि नर्व सप्लाई और जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो 1 mm में हो रही है। ठीक है, लेकिन उसी के थ्रू ये कॉर्निया क्या ले लेता है, नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन
कॉर्निया को उसी के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं इसमें कॉर्नियल हाइड्रेशन पर। तो नेक्स्ट देखिए इसमें कॉर्नियल हाइड्रेशन। तो कॉर्नियल हाइड्रेशन क्या है? द नॉर्मल कॉर्निया मेंटेन इटसेल्फ इन ए स्टेट ऑफ रिलेटिव हाइड्रेशन। तो इटसेल्फ ऑफ रिलेटिव हाइड्रेशन, तो हमारा जो नॉर्मल कॉर्निया होता है ना, तो यानी कि जो हमारा नॉर्मल कॉर्निया होता है वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है, और हमारी जो कॉर्निया है वो अपना पानी खत्म नहीं, जो कॉर्निया में पानी होता है यानी कि जो नॉर्मल कॉर्निया होगी वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है कि हमारा पानी, कॉर्निया का जो वाटर होता है वो खत्म ना हो। ठीक है, तो इसमें जो विच इज इसेंशियल फॉर द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो इसके लिए कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी होता है, यानी कि कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए जो जरूरी होता है वो भी कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी के लिए, यानी कि ठीक। तो यानी कि जो कॉर्निया में वाटर है वो कैसा है कि यानी कि वो अपने आप को मेंटेन कर रखती है अगर नॉर्मल है कॉर्निया। ठीक है, तो यानी कि उसका वाटर जिससे ही खत्म ना हो। ठीक है, और आपका जो कॉर्निया है, जो ट्रांसपेरेंसी है कॉर्निया की, वो भी जरूरी है इसके लिए, यानी कि वाटर जो है वो खत्म ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है कि द वाटर कंसेंट द नॉर्मल कॉर्निया लगभग 80%, यानी कि जो कॉर्निया जो होती है वो कैसी है कि उसके ऊपर जो वाटर होता है वो कितना परसेंट होता है? 80% होता है। जैसे कि अभी पीछे भी किया था बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ द कॉर्निया में कि वाटर कितना था? लगभग 80%, और सॉलिड कितना था? 20%, और इनऑर्गेनिक मैटर कितना था? लगभग 19.8%, और इनऑर्गेनिक कितना था? 0.2%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या था? ये प्रेजेंट था कॉर्नियल हाइड्रेशन। तो आगे देखिए इसका थर्ड पॉइंट, कॉर्नियल हाइड्रेशन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट इज केप्ट कांस्टेंट बाय ए बैलेंस। तो ये क्या है कि कांस्टेंट बाय ए बैलेंस ऑफ फैक्टर विच इज ड्रा वाटर इन द कॉर्निया। तो यानी कि जो ये कॉर्निया, यानी कि एज एग्जाम्पल स्वेलिंग प्रेशर ऑफ द स्ट्रोमल मैट्रिक्स एंड इंट्राओकुलर प्रेशर। तो जो कॉर्निया है, यानी कि कॉर्निया अपने अंदर वाटर को खींचता है। ठीक है, वो अपने अंदर वाटर को खींचता है, और जैसे क्या? स्ट्रोमल मैट्रिक्स, तो कॉर्निया अपने अंदर वाटर को खींच लेता है, और स्ट्रोमल मैट्रिक्स, जैसे कि स्ट्रोमल मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें स्वेलिंग प्रेशर आ जाता है। स्ट्रोमल मैट्रिक्स में क्या होता है? स्वेलिंग, एग्जाम्पल स्वेलिंग प्रेशर। तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स में स्वेलिंग प्रेशर आ जाता है, वो किसके कारण आ रहा है? इंट्राओकुलर प्रेशर के कारण। समझ आया आपको ये पॉइंट? यानी कि कॉर्निया जो होता है ना, केप्ट कांस्टेंट द बैलेंस ऑफ फैक्टर विच ड्रॉ द वाटर, यानी कि कॉर्निया अपने अंदर वाटर को खींच लेता है, और जो स्ट्रोमल मैट्रिक्स होते हैं ना, जैसे स्ट्रोमल मैट्रिक्स होते हैं तो वो स्वेलिंग, उसमें क्या होता है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स में उसमें स्वेलिंग प्रेशर आ जाता है, और ये किसके कारण आ रहा है? इंट्राओकुलर प्रेशर के कारण। ठीक, तो देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कॉर्नियल हाइड्रेशन का? दीज फैक्टर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर इन द कॉर्निया एंड मैकेनिकल बैरियर एक्शन ऑफ द एपिथेलियम इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। तो यानी कि कॉर्निया के अंदर वाटर के फ्लो, यानी कि दीज फैक्टर्स प्रिवेंट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो क्या कर रहा है? कॉर्निया के अंदर वाटर का फ्लो करवा रहा है, और मैकेनिकल कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करवा रहा है। ठीक है, मेंटेन करता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग कॉर्नियल हाइड्रेशन। इसमें देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉर्निया के हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रेशर क्या है इसमें? स्ट्रोमल स्वेलिंग प्रेशर, यानी कि स्ट्रोमल स्वेलिंग प्रेशर का मतलब क्या है? इसमें स्ट्रोमा में स्वेलिंग प्रेशर ना आए। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? बैरियर फंक्शन ऑफ इपिथेलियम एंड एंडोथीलियम, यानी कि इपिथेलियम और एंडोथीलियम के जो बैरियर फंक्शन होते हैं वो, यानी कि इपिथेलियम और एंडोथीलियम के जो बैरियर फंक्शन होते हैं वो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए नंबर थर्ड, हाइड्रेशन कंट्रोल बाय एक्टिव पंप मैकेनिज्म इन एंडोथीलियम। तो यानी कि इसमें क्या होता है? एक्टिव पंप जो मैकेनिज्म होते हैं एंडोथीलियम में जो चलता है वो भी कॉर्निया
वो भी इसको कंट्रोल करता है, कॉर्निया के हाइड्रेशन को। तो नेक्स्ट देखिए 4th पॉइंट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉर्नियल सरफेसेस, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि वाष्पीकरण हो ही नहीं सकता। इसमें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर जैसे कि लिप्स होते हैं वो जल्दी जल्दी क्या होते हैं, वो सूखने लगते हैं, लेकिन अगर आई देखिए आपने कभी इतनी जल्दी जल्दी सूखते हुए, तो ऐसा इसमें यानी कि नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंट्राऑक्युलर प्रेशर, यानी कि इसके कारण भी हाइड्रेशन अफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेलुलर फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपेरेंसी, तो यानी कि कुछ सेल्स भी होती हैं जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करती। तो देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि सेलुलर फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपेरेंसी भी किया था कि कुछ सेल्स भी होती हैं कि वो जो ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करती हैं, लेकिन क्या है इसमें आगे, कॉर्नियल फिब्रोब्लास्ट केराटोसाइट्स आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी एज, यानी कि इसमें क्या है कि कॉर्निया और फिब्रोब्लास्ट, उसने कहा कुछ सेल्स अफेक्ट करती है, यानी कि कॉर्नियल फिब्रोब्लास्ट जो होती है और केराटोसाइट्स, यानी कि इसको केराटोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो होती है ना, ये क्या करती हैं, कॉर्निया की फिब्रोब्लास्ट और केराटोसाइट्स आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को ये भी बेहतर बनाती है। जैसे कि उसने कहा सोर्स मेंटेनिंग एंड ट्रांसपेरेंसी सोर्स स्ट्रोमल कोलाजन एंड प्रोटियोग्लाइकोन्स। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाती है, जैसे कि स्ट्रोमल कोलाजन्स एंड प्रोटियोग्लाइकोन्स भी ये मदद करता है, यानी कि उसमें ये हेल्प करता है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें ड्रग्स परमेबिलिटी अक्रॉस द कॉर्निया, तो ये इसमें क्या है, टॉपिकली इंसुलेटेड मेडिकेशंस लार्जली पेनिट्रेट द इंट्राऑक्युलरली थ्रू द कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है ना, उसमें क्या है, टॉपिकली कुछ भी डालोगे आप तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉर्निया में आप जैसे आई में आप ड्रॉप डालते हो कोई भी, ठीक है, तो वो जहां भी जानी होती है ना, उसको सही रूट तक वो पहुंचाने का काम भी आपका कॉर्निया करता है, यानी कि वो उसको उसी जगह पर जाने के लिए देता है जहां पर उसकी जरूरत होती है, उसको अन्यथा मतलब कहीं गलत रास्ते पर नहीं पहुंचाता, उसको सही जगह पहुंचा देता है। तो इस तरीके से हमारा कॉर्निया ड्रग्स परमेबिलिटी में भी काम कर रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से जो भी आप ड्रॉप डालते हो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी कॉर्निया कर रहा है। तो यदि आप कॉर्नियल वुड हेलिंग, यानी कि उसमें कौन कौन सी लेयर ऐसी हैं जो इसमें मदद करती है वुड हेलिंग में, जो कौन कौन सी लेयर आती है, इपिथेलियम, स्ट्रोमा एंड एंडोथेलियम एंड वेस्कुलर राइजेशंस। तो ये इसमें हेल्प करती है किसमें, वुड हेलिंग में। और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।